नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। आजकल फ़िलहाल के समय में जो बातें हर एक भारतीय के मन में खासकर से चल रही हैं। सबसे पहली बात है, मैं बात कर रहा हूं, आपने जो वीडियो का जो फ्रंट पेज है उसको देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा किसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है कोविड और कोविड की वैक्सीन के बारे में। और ख़ास करके बात मैं करने वाला हूं कि भारत में फ़िलहाल जो आपदा कोविड-19 की वजह से बनी हुई है, या यूँ कहिए भारत में जो मौतों का जो सिलसिला है फ़िलहाल जो चल रहा है, उसमें किसका हाथ ज़्यादा है या फिर कौन है इसका जिम्मेदार। ज़्यादातर लोग आजकल ये बोलने लगे हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स ने बोल दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं या जिनकी डेथ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हो रही है, वो उनकी फैमिली या फिर ये यूँ कहिए मीडिया से लेकर के पूरा भारत सरकार पर ही दोष दे रहा है। बोल रहा है कि सरकार ने अगर समय रहते हुए कुछ किया होता तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि इतने सारे केसेस और भी देश में आए थे। जिस भी देश में आए थे वो लोग पहले से इसके लिए तैयार थे। लेकिन आप लोगों को शायद कुछ बातें नहीं मालूम हैं। अगर आप जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो सब बातें जब आप सुन लेंगे, उसके बाद आप खुद ही डिस्कस करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आखिर किसकी गलती है, किसकी कहाँ कहाँ पर गलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी इस टॉपिक पर मैं आगे चर्चा करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है ये जो ऑक्सीजन है इसका आखिर कारोबार का सच क्या है। उसके बाद वैक्सीन, जो वैक्सीन अभी तक अफवाहों के घेरे में थी, आज उस वैक्सीन को लेकर के इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। और उसके अलावा क्या सरकार पूरी तरीके से दोषी है या सरकार के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो भी आज भारत में जो ये संकट चल रहा है उसके दोषी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ पुरानी बातों के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले जब जनवरी का महीना आ रहा था, उस टाइम पर अगर हम देखें तो ये मैं जो आंकड़े दिखा रहा हूँ ये आंकड़े हैं लास्ट ईयर के किसी एक महीने के हैं। उस टाइम पर इंडिया में ऐसे मामले आ रहे थे और जब हमारा देश पूरी तरीके से घबराया हुआ भी था। लेकिन धीरे धीरे जब ये आंकड़े डाउन होते गए, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और ख़ास करके भारत में सभी लोगों ने ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि भारत ने कोरोना को हरा दिया है। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी करीब आज से 2.5 महीने या 3 महीने पहले के आसपास बोल दिया था या घोषणा की थी कि पिछले 7 दिनों में भारत के 20% जिलों में कोविड के नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने कोविड के वक्र को स्थिर कर दिया है, क्योंकि एक समय था जब लगभग पिछले साल 2020 में 97,000 के आसपास तक मामले डेली आते थे, और उसके बाद जनवरी के टाइम में ऐसा समय आ गया था जब 9,000 से कम के भी आंकड़े आने लगे थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे अप्रैल आया और अप्रैल आते आते एकदम से जो भी कुछ माहौल देख रहा था नाटक के ढंग से पूरा चेंज हो गया। ऐसा एक चेंज आया कि ये पूरी की पूरा जो एक इवेंट है वो एक आपदा में बदल गया। और ऐसी खराब हालत हुई कि जिस समय ऐसी हालत से निपटने के लिए एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकल्प की ज़रूरत थी, लेकिन उसी समय पर ऐसी खबरें आने लगीं जैसे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। तो इन मौतों की वजह से पूरा देश चौंक गया था कि ऐसा भी होने लगा है हमारे यहाँ पर कि कोरोना के साथ साथ अब ऑक्सीजन की वजह से भी हॉस्पिटल्स में बेड की कमी की वजह से भी लोग मर रहे हैं। उसके अलावा खबरें, मतलब केस तो कम होते थे, उसके अलावा खबरों का भ्रम इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा था कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एक डिस्कशन है वो एक गलत रास्ते पर चलने लगा। अब इन सब के बीच सबसे बड़ी जो बात आई वो थी मुनाफाखोरों की। मुनाफाखोर कौन है? जो कि इस समय पर, ऐसे बुरे समय पर जब देश संकट में है, लेकिन वो लोग अभी भी अपने मुनाफाखोरों से बाज नहीं आए। क्योंकि हमने देखा होगा, मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीच बीच में खबरें आई थी कि लोग मुनाफे के चक्कर में एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों में बेच रहे हैं, हज़ारों में बेच रहे हैं, और लोगों को लेना पड़ रहा है क्योंकि सांसें ज़रूरी हैं, रुपए ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। तो ऐसी महामारियों की बदौलत पिछले साल भी हमने देखा है कि बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिन्होंने बहुत चांदी काटी है, क्योंकि बाद में उनके जो आंकड़े आए थे उससे क्या मालूम चला
कि एक सप्ताह के इलाज के लिए, एक नॉर्मल इंसान को एक सप्ताह के इलाज के लिए जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने एक नॉर्मल एवरेज जो आम भारतीय है उसकी सालाना जो आमदनी है उसके बराबर रकम वसूली की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया लूटा गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में खास करके। और इसी लूट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दाखिल की गई थी, और जो याचिका दाखिल की गई थी वो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संघ और फिक्की के सदस्य के स्वनियमन पर जब सहमत हुए। तो उसके बाद देखते हैं कि स्वनियमन का हाल क्या हुआ था। स्वनियमन मीन्स कि अभी कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई थी कि सरकार ने या जो ये फिक्की है इन्होंने जो फीस तय की थी कि अब जनरल वार्ड की हर दिन की फीस 15,000 रुपये, इसके अलावा 5,000 रुपये ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। जनरल वार्ड में 15,000 रुपये पर डे हो जाएगी फीस, 5,000 रुपये कर दी गई थी क्या ऑक्सीजन फीस, आईसीयू के 25,000, 10,000 रुपये वेंटिलेटर के लिए। तो ये तो फिक्की की दरें थी, मतलब फिक्की की दरें तो और भी ऊंची थी धीरे धीरे जिसके बाद, जैसे कि 17,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये प्रतिदिन। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और जो अस्पताल थे उन्होंने एक एक जो पीपीई किट है जो कि 375 से लेकर के 500 रुपये पर किट उन्होंने खरीदी थी, उस किट को उन्होंने 10 से 12 गुना ज़्यादा रुपया दे करके बेचा था। और ऐसे ही मामले दिल्ली के अलावा चेन्नई और मुंबई में भी बहुत आए थे। और जब ये अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है इन लोगों ने उस समय पर इतनी कमाई की थी, इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया था, और अब वही अस्पताल है जो कि अभी क्या दलील देते हैं कोर्ट में कि जीवन एक संवैधानिक अधिकार है और उसके तहत सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति करानी चाहिए, और इसलिए उन लोगों ने अब सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। तो अभी आप खुद ही बताइए, जब इतना सारा पैसा उन्होंने मुनाफा कमाया था, क्या वो लोग एक एक प्लांट अपने हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते थे? एक प्लांट लगाने के लिए 15 लाख तक का एक खर्चा आता है, जो कि आगे मैं आपको पूरा इसका डाटा बताऊंगा। तो 50 लाख तक का जो खर्चा आता है, 50 लाख तक का जो खर्चा है वो लोग 1.5 साल में आराम से निकाल सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिस इलाज के लिए वे रोगियों से पर डे 5,000 रुपये तक ले रहे थे, कि क्या किसी ने भी ऑक्सीजन के अभाव में हो रही मौतों पर चल रही बहस के बीच में लूट के किसी भी तथ्य को सुना? किसी ने नहीं सुना। और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अनाप शनाप जो मुनाफा कमाने वाले ये अस्पताल हैं वो मामूली कीमत पर अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी लगा सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर शायद समय रहते हुए पिछले साल का जो आपदा आई थी उसको देखते हुए अगर जो हॉस्पिटल हैं ये जो प्राइवेट खास करके, सरकारी तो चलो सरकार को सोचना ही था, उसमें तो सरकार की गलती है ही, लेकिन जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली ऐसी जगह से जहाँ से ऑक्सीजन बनती है वहाँ से बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से दिल्ली तक ऑक्सीजन लाने में ही समय बहुत लगता है। तो अगर दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं अगर वो लोग चाहते तो पिछले साल से लेके अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे। अब इसमें एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा या आप मुझसे पूछना चाहते होंगे, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए? तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए। अगर आप पुराने तथ्यों को ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोदी सरकार ने अक्टूबर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 162 ऑक्सीजन प्लांट पूरे भारत के सरकारी अस्पतालों के लिए ऑर्डर किए थे, और इससे प्रति मिनट 80,500 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता था। अभी आप सोचेंगे सरकार ने इसमें फिर सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखाई कि ये लगने चाहिए। और इससे होता क्या, जो मोदी सरकार ने जो प्लान बनाया था अक्टूबर में, इससे क्या होता कि हर एक प्लांट से लगभग प्रतिदिन 1 टन जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बन सकती है, लेकिन 162 अस्पतालों के लिए जो आदेश दिया गया था प्लांट किया उसमें से केवल 33 ही बन पाए। कितने बन पाए दोस्तों? 33। क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ तक कि जो स्पेशली जैसा कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर अलग अलग पार्टी हैं तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन ना के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य के जो सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा के लिए जो केंद्र की जो योजना थी इसको विफल कर दिया। सबसे बड़ी बात, ऑर्डर दिसंबर में दिए गए थे, लेकिन जब जो बेचने वाला जो विक्रेता या वेंडर है इंस्टॉलेशन के लिए जब अस्पतालों में पहुँचे तो उनमें से बहुत सारे वेंडर्स को या इंस्टॉलेटर को उनके जो अपोज का सामना करना पड़ा। कोई बोलता था हॉस्पिटल की जगह नहीं है, या कोई बोलता था कि
कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसे कर करके खास करके जो केंद्र की योजना है उसको राज्यों द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा विफल कर दिया गया। किसी ने भी सरकार के इस दूरदर्शी कदम के बारे में सुना? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये सच है। अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि ऑक्सीजन की कमी पर बहस में कभी नहीं आता। वो क्या है कि फिलहाल प्रेजेंट में कोविड की जो सुनामी है वो पुराने वाले सुनामी की वापसी नहीं है, यानी कि पुराना वाला जो कोविड आया था उसकी वापसी नहीं है ये, बल्कि पूरी तरीके से एक नई आपदा है। मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हुए कोविड के इस प्रकोप ने पूरे के पूरे महीने में इतनी स्पीड पकड़ी और अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में इतनी तेजी से बढ़ा जो कि बाद में सुनामी बन गया। तो सिर्फ और सिर्फ 7 हफ्ते के अंदर ये जो कोविड है इतना बढ़ गया कि किसी ने भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। ये पूरे के पूरे प्रत्याशा से परे था। बिहार में डेली जो नए मामले हैं वो 522 गुना आ रहे हैं, यूपी में 400 गुना बढ़ गए, आंध्रा में 186 गुना, दिल्ली और झारखंड में 150 गुना, बंगाल में 142 गुना और राजस्थान में 123 गुना तक इनकी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जो कोविड था, जिसे कोविड 1.0 बोलते हैं, ये उसका दोहराव नहीं है। सही बात तो ये है कि एक ये नया म्यूटेंट है जो कि भारतीय प्रारूप है और जो कि प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न हुई है, यानी कि हर जगह पर ये पैदा हुआ है। जहाँ पर कोविड 1.0 पहले आ चुका था वहाँ पर भी ये है और कोई भी जो विशेषज्ञ हैं वो इसका इतने बड़े स्तर पर अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। और इस सुनामी की वजह से अस्पतालों और आईसीयू की जितनी भी योजनाएं थी उनको ध्वस्त होना पड़ा, यानी कि वो किसी भी काम नहीं आ सकी हम भारतीयों के। तो कहने का मतलब है कि एक तो हम लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक तथ्य है, जैसे हम लोग अक्सर सोचते नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार पर दोष मढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक ये भी रीज़न है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, वैक्सीनेशन की अफवाह, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करेंगे। अभी बात कर लेते हैं फिर से मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये जो मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है, व्यापार है, इसका स्टोरेज है और इसका जो निजी क्षेत्रों में उपयोग है, ये सब कुछ क्या है, निजी क्षेत्रों में है, ठीक है। इंडिया में जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका व्यापार नियंत्रित और नियमित नहीं है, यानी कि ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो भारत में जो रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय है उसके तहत एक जो संस्था है, राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण, इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो जो उत्पादक हैं वो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उद्योग, अस्पतालों और जो सरकार है उसके साथ भी निजी अनुबंध करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो अस्पताल हैं वो फिर डिसीजन लेते हैं कि इमरजेंसी के समय में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, और जब इसकी आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति के समय का आकलन करके उसके अनुसार ऑर्डर किए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो सप्लाई चेन है वो दूरी और समय दोनों की दृष्टि से लंबी होती है। खास करके अगर दिल्ली के अस्पतालों की जो बात करें, जो कि अलग अलग राज्यों में जो फैले जो उत्पादन स्रोत है उनसे हजारों किलोमीटर दूर है, जैसे कि झारखंड से आती है, उड़ीसा से आती है, तो दिल्ली से ये स्टेट काफ़ी दूर है, ठीक है। ऐसे में जो नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें समय से आपूर्ति को निश्चित करने के लिए एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अस्पतालों ने इमरजेंसी की ज़रूरतों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की। वो चाहते तो ऐसे जो प्लांट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे जो प्लांट हैं वो बहुत ही कम समय पर इनके लिए जगह वो आवंटित कर सकते थे और इमरजेंसी की भरपाई कर सकते थे कि जब तक कि ज़्यादा ऑक्सीजन दूर दूर से आए। लेकिन ऐसा इन अस्पतालों ने ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं की इमरजेंसी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने में लगे रहे और इस ज़रूरत से आगे कमाने की जुगत भी लगाई। क्या किसी ने भी पिछले करीब 15 दिन से चल रहे शोर शराबे के बीच इन जो तथ्यों को मैंने बताया इन पर गौर किया? शायद नहीं किया। हम डेली 1 लाख टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और इसमें से गुजरात की एक कंपनी है जो कि अकेले 5वें हिस्से का उत्पादन करती है। और जो लिक्विड रूप में जो ऑक्सीजन होती है उसका व्यापार और परिवहन भारी और जो सुरक्षित टैंकर है उनके जरिए होता है। और सबसे बदतर बात क्या है कि यह मात्र 300 रुपये के ऑक्सीजन को रखने वाले सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये होती है, ठीक है। इतना सेफली रखना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन की कीमत तो 300 रुपये है, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी कीमत 10,000 रुपये होती है। अब इतनी दूर में उत्पादन होना, टैंकरों से उसको लेके आना, सिलेंडरों में स्टोर करना,
जब ये सामान्य समय होता है, नॉर्मल टाइम होता है, तभी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर महामारी के समय पर जब ये सप्लाई चेन है इस पर जो दबाव है वो आना स्वाभाविक था। खास करके दिल्ली, जहाँ पर कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें होना और वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होना सैकड़ों किलोमीटर दूर होना, जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी थी। अभी यहाँ पर मैं ये जो कॉलेज दिखा रहा हूँ ये क्या है, जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि केरला के त्रिशूर में है। तो उसकी एनेस्थीसिया और जो क्रिटिकल विभाग के जो चेरिस पॉल, जॉन पॉल और अखिल बाबू, इन्होंने पिछले साल ही जब कोविड आया था तब ऑक्सीजन की आपूर्ति के जोखिम को उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जोखिम है इंडिया में। इन तीनों विशेषज्ञों ने एक निष्कर्ष निकाला था कि अधिकांश जो अस्पताल हैं वो आपदाओं के दौरान जो दुर्घटना है उनको आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्थान से एक ही पाइपलाइन पर ये पूरे के पूरे हॉस्पिटल डिपेंड हैं। उन्होंने अस्पतालों के जो आकार है और जो लिक्विड ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं उनके लिए अस्पताल की समीप होना, यानी कि पास होने के आधार पर ऑक्सीजन के कई स्रोतों की सिफारिश की थी कि ऑक्सीजन जितनी नज़दीक से नज़दीक होगी हॉस्पिटल के उतना अच्छा होगा। बहुत सारे तरीके बताए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में। इस सावधानी को दिल्ली के अस्पतालों में लागू करके वे स्वयं ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी कि दिल्ली के हॉस्पिटलों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जो निर्बाध आपूर्ति है उसके लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई। जब ऑक्सीजन के लिए उनकी आपूर्ति लाइनें, जिस पर वे मुनाफखोरों पर निर्भर थे, यानी कि जब ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पा रही थी कैसे भी करके, तब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिंपल कोड में बोल दिया कि जीवन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए सरकार को कैसे भी करके अदालतें निर्देश दें कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई करें। अदालत की भावनात्मक प्रतिक्रिया ने वास्तव में सरकार पर दोष को स्थानांतरित करने में मदद की, लेकिन इससे क्या होता है, कोविड पर बहस और विमर्श को इसने बदल दिया। लेकिन जनता अगर इन सब बातों को सोचे जो मैंने आपको बताई हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये जो ऑक्सीजन का जो मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। इसमें काफ़ी हद तक आम नागरिक, जिसने कि समय रहते हुए जागरूकता नहीं निभाई, और जो हॉस्पिटल्स जिन्होंने इतना बीच में टाइम मिला था और ऑक्सीजन प्लांट जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको नहीं डेवलप किया, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें लगता है कि सरकार जागी नहीं होती तो सरकार ने अक्टूबर 2020 में 200 करोड़ रुपए के सिर्फ और सिर्फ 162 ऑक्सीजन प्लांट पूरे इंडिया में लगाने के लिए आवंटित ना किए होते। तो सरकार ने तो जागरूकता दिखाई थी, लेकिन वही जो बीच में पॉलिसीज हैं कि सरकार और राज्यों के बीच में जो बनता नहीं है सब कुछ हिसाब, उसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम है कि लेना देना जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब जनता को उठानी पड़ रही है। अभी उसके अलावा एक और तथ्य है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के सर बढ़ने के अलावा दूसरे और भी तरीके और भी चीज़ें क्या हैं, और भी तथ्य क्या हैं। तो फिलहाल वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण है इसकी जो सुनामी आई है, इससे निपटने के लिए एक साझा जिम्मेदारी और सामूहिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, ठीक है, ना कि जो मुख्य तथ्य हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह, इनको नज़रअंदाज करके या फिर इनको ना देख करके सीधे सीधे किसी एक के ऊपर दोष मढ़ना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोविड-19 जैसी जो राष्ट्रीय आपदा है, इसके सामने अगर हम एक मिलजुल करके इच्छा शक्ति अगर दिखाते हैं तो हम इससे जीत सकते हैं। सरकार ने, जैसे कि अब इसका एक मैं रीज़न और आपको बताता हूं कि आखिर अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो क्यों नहीं है, जैसे कि ये वाला रीज़न, अफवाह की जद में वैक्सीनेशन। कैसे? क्योंकि सरकार ने क्या किया था, इच्छा शक्ति दिखाई थी, इसीलिए तो उन्होंने आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड इनको मंजूरी की थी। लेकिन हुआ क्या, विपक्षी दलों ने इसकी बहुत ही बुरी तरीके से ब्रांडिंग की, उससे बहुत कुछ हमारे सामने आया। जैसे कि कुछ पार्टियों के नेता थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि ये जो गवर्नमेंट है फिलहाल इनका एक इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है, या फिर ये ठीक नहीं है, हमें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है तो उनकी वैक्सीन पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि जो कुछ नेता हैं उन्होंने तो कोवैक्सीन थी उसके खिलाफ कोरस में नारेबाजी भी की थी। एक दो स्टेट को छोड़ दिया जाए तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन वाली जो भी गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में है, उन सभी के जो मुख्य मुखिया हैं उन लोगों ने
क्या किया था, इस पर शंका जाहिर की थी। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो आम नागरिक है उसके मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा हुआ। और उस संदेह का रिजल्ट क्या रहा कि लोग टीके लगवाने में झिझकते रहे। लोग सोचते रहे अब तो कोविड चला ही गया है, अब अगले 1-2 महीने के बाद देख लेंगे, टीका लगा लेंगे जब सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि इसके अगर आंकड़े आप देखेंगे तो जनवरी जब 2021 आई थी, जब टीके लगने लगे थे, तो जनवरी 2021 में सिर्फ और सिर्फ 33% जो थे टीका जिन्होंने लगवाया था, जबकि जो 40% लोग थे उन्होंने बोला था प्रतीक्षा कर लेते हैं। 16% लोगों ने मना कर दिया था। मार्च में जो इच्छुक लोग थे वो 57% तक बढ़े थे और इंतजार करने वाले थोड़े से कम हुए थे, ठीक है, और नहीं कहने वाले 6% तक कम हो गए थे। अभी उस टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया में हमारी जो 30 लाख की औसत दैनिक टीकाकरण क्षमता थी, कितनी थी, 30 लाख, यानी कि 30 लाख तक हम टीकाकरण लगा सकते थे एक दिन में, ठीक है ना। औसत दैनिक टीका क्षमता इतनी थी, एक जो कि मार्च के बाद 9 करोड़ टीके प्रति माह लगाए जा सके, जिनमें पहली बार टीका लगवाने वाले केवल 10.8 करोड़ और दोनों डोज लेने वालों की संख्या सिर्फ 1.6 करोड़ थी। यानी कि जो वैक्सीन के प्रति जो हिचकिचाहट पैदा हो गई थी, अगर वो ना हुई होती तो शायद टीका लगाने वाले लोगों की संख्या दुगनी होती, और अगर टीका ज़्यादा लोगों में लगता तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोविड इतनी ज़ोर से शायद ना फैलता, और अगर फैलता भी तो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लोग इतनी जल्दी फाइट से ना हारते। इतना ही नहीं, अगर हम एक देश के रूप में सोचें तो हमने अपनी जो रक्षा क्षमता है उसको कम करके प्रदर्शित किया। जैसा कि जो गूगल ने एक मोबिलिटी आंकड़े दिए थे, उसकी मालूम चलता है कि कोविड जारी रहने के बावजूद हम लॉकडाउन से पहले की अवधि की तुलना में हम लोगों ने जो शुरू किया, जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बाद धीरे धीरे कोविड कम होता गया, तो उसके बाद अभी तक अप्रैल तक अगर गूगल ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोगों ने, खास करके इंडियंस ने, एंटरटेनमेंट में 78% तक, पार्क और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर 87% तक, और जो परिवहन है यानी कि ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर 92% तक, लगभग जैसे हम कोविड आने से पहले रहते थे वैसे ही रहने लगे थे। यानी कि हम बिल्कुल बुरी तरीके से लापरवाह हो चुके थे। हमने सोच लिया था कि अब कोविड नहीं आएगा, और वह भी ज़्यादातर समय हम या तो हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते थे या फिर हम मास्क नहीं पहनते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे अंदर जो एक इच्छा शक्ति है वो कम हो गई थी कि हम सोचने लगे, हम लापरवाह हो गए थे, और वो भी एक नतीजा है कि आज कोविड इतनी जोर से फैला है। तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सरकार को एक तरीके से बचा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, सरकार भी अपनी जगह पर दोषी है, लेकिन अगर पूरा का पूरा दोष सरकार के ऊपर मढ़ना है तो ये गलत है। इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं हम लोग खुद, कहीं ना कहीं हमारे अपोजिशन या जिन्होंने अफवाह फैलाई थी वो लोग भी इसमें काफ़ी हद तक दोषी हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश की ये हालत है। बहुत सारे मुनाफखोर ऐसे लोग हैं जो कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर करके रख रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी हद तक दोषी हैं। तो कहने का मतलब है, पूरा मेरा जो कंक्लूजन है वो आपके सामने यही है कि कोरोना संक्रमण की जो पहली लहर आई थी पिछले साल, उस समय ही अस्पतालों को अपने ऑक्सीजन पैदा करने वाली जो यूनिट थी अस्पतालों में लगानी चाहिए थी। और अगर अनुमानित रूप से देखा जाए तो एक हॉस्पिटल जिसमें 40 आईसीयू बेड हैं, 240 नॉर्मल बेड हैं, ऐसा वाला एक जो अस्पताल है वो नॉर्मल टाइम में लगभग 5 लाख रुपए पर महीने का ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और एक अच्छा भला ऑक्सीजन प्लांट अगर लगाना है तो उसके लिए करीब 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर जो लोग 5 लाख रुपए पर महीने कमा रहे हैं वो लोग लगभग 1.5 साल में आसानी से उसका रुपया निकाल सकते हैं अपने प्लांट का, ठीक है। और दिल्ली का तो हर एक हॉस्पिटल है वो इस खर्चे को आराम से झेल सकता है, आराम से इसको खर्चे को उठा सकता है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो भाई कीमती जगह है उनके पास, उनको आवंटित करने को तैयार नहीं था। तो आज ये भी सबसे बड़ा जरूर रिजल्ट है। भले ही एक बार के लिए कोविड फैलना हमारी जनता की गलती हो सकती है कि हम लापरवाह रहे, और दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन ना हो पाया, इसके लिए विपक्ष और सरकार जिम्मेदार हो सकती है, टाइम पर नहीं लिया। उसके अलावा सरकार ने रोकें नहीं लगाई, मान लिया, इनको भी मान लिया जिम्मेदार है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन की वजह से मरना, ये जो जिम्मेदारी है उसमें काफ़ी हद तक हॉस्पिटल भी शामिल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जो थे वो चाहते तो उस प्लांट को लगा सकते थे, बहुत सारा टाइम बीच में मिल गया था।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे के पूरे आज हमारे देश में जो संकट बना हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, मैंने जो भी बातें दी हैं, मैंने जो भी आपको तथ्य बताए हैं, वो आपको कहाँ तक आप इससे मेरे से सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरी तरफ से किसी के ऊपर कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार हैं जो कि मैंने कुछ जानकारी हासिल की थी, कुछ इधर उधर से डाटा लिया था, उसके बेस पर मैंने आपको बताया कि ऐसे समय पर हमें एक दूसरे के सर पर दोष मढ़ने से अच्छा है कि अपने पड़ोसी से लेकर के अपने सगे संबंधी तक की हेल्प करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे धीरे धीरे करके हमारा देश इस आपदा से बच जाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि क्या क्या तथ्य हैं जिनकी वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं, और आगे से इन तथ्यों को अच्छे से देखा जाए और इन पर विचार किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।